नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर गणित शिक्षण शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ रहा है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधित समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक होगा। चार विकल्प आपके सामने हैं। यहाँ पर गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, या फिर विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, सी है प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करने को समझना, इसी के साथ में डी विकल्प है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु हमें यहाँ पर ये सभी ही आवश्यक होंगे और इसके लिए विकल्प जो डी होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन प्रविधि है। तो यहाँ पर मूल्यांकन प्रविधि क्या हो सकती है, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, या फिर डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की एक प्रविधि के रूप में ये सभी ही होती हैं, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है हम लिखित, प्रयोगात्मक, मौखिक या सभी प्रकार से करते हैं। तो विकल्प डी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में बार बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, और ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, या फिर डी है उपचारात्मक कार्य। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि छात्र यहाँ पर किसी क्षेत्र में कमजोर है तो यहाँ पर हम जानने के लिए निदानात्मक कार्य करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि क्या ये मानसिक है, लिखित हैं, या फिर मौखिक हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम देखें तो गणित में जो संक्रियाएं, गणनाएं और सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, क्योंकि इनमें हमारी मानसिक क्रियाएं जो होती है वो सक्रिय होती हैं। तो ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को रक्तस्थान के योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर जो रक्तस्थान दे रखा है इसमें हमें उत्तर का चयन करना है, और यहाँ पर चार विकल्प में से कौन सा विकल्प आएगा, पाठ्य पुस्तक, समाज सहायक सामग्री, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षा वो शिक्षा होती है जो बालक को रिक्त स्थान की जगह पर हम चुनेंगे समाज के लिए योग्य नागरिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो विकल्प बी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है और वो है, तो वह क्या होगा, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, या फिर आर्थिक। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की वो गतिविधि का चयन करना है जिसमें गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग वो करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं इन्हीं में हम गणित का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा, आर्थिक गतिविधि। अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में किस प्रकार की सहायक सामग्री का अधिक महत्व होता है, चित्र, दूरदर्शन, ग्राफ, या फिर श्यामपट्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि हमारी सबसे ज़्यादा सहायक सामग्री गणित के अंदर होती है तो वो होता है हमारा श्यामपट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड। ऑप्शन डी इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है, एकांकी, सतत, उपयोगी, या फिर डी है अनुपयोगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन जो है ये एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया होगी, तो ये होगी सतत। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है, अधिगम अनुभव की योजना बनाना, बी है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, सी है शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का जो सोपान होगा वो यहाँ पर होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर अधिगम अनुभव की योजना बनाना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये सभी इसमें शामिल हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना है एक अच्छी परीक्षा का जो लक्षण नहीं है वो आसान स्तर, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता,
तो एक अच्छी परीक्षा का लक्षण आसान स्तर नहीं होता है। चलिए, बाकी विश्वसनीयता, वैधता और व्यापकता एक अच्छी परीक्षा के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न आता है, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि आवश्यक होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं इस प्रकार से। बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, सी है बच्चों से विषम वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, और डी है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए योग्य बनाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल आदि जो होगा ये महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा विकल्प ए, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो निश्चित रूप से शिक्षक को चाहिए कि वो सभी बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे, और विकल्प डी जो होगा ये यहाँ पर सही उत्तर होगा, क्योंकि जब शिक्षक सभी बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे उनके नज़दीक आएंगे, बच्चों को उनको समझने में मदद मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ा सकता है। तो शिक्षक किस प्रकार से यहाँ पर बढ़ा सकते हैं? संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफ़ी अभ्यास करवाना, बी है शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, सी है केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, और डी है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित कौशल के द्वारा बढ़ा सकते हैं, यहाँ निम्नलिखित क्रिया के द्वारा बढ़ा सकते हैं। वो होगी शिक्षण के दौरान क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके शिक्षक ये क्षमता शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध, अग्रदर्शी, अवकाश का सदुपयोग, या फिर डी है ये सभी। तो हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत में ये सभी शामिल होते हैं, और डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, ये व्यवहारगत परिवर्तन यहाँ पर छात्रों में होता है। चलिए, विकल्प सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों को अन्वेषण में लगाना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, या बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, डी है बच्चों के द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कार्य यहाँ पर गतिविधि के रूप में हो रहा है वो होगा बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार की गतिविधि है, और कविता के रूप में जब गिनती हम बोलते हैं या बच्चे वाचन करते हैं तो निश्चित रूप से वो लय के रूप में होने की वजह से बच्चों को बहुत आसानी से याद होने लगती, बच्चों को रुचि भी उसमें आती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होगा? तो यहाँ पर बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, सी है बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करना है तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक होगा यहाँ पर विकल्प डी, जिसमें दे रखा है उपरोक्त सभी। जी हाँ, यहाँ पर गणित विषय के प्रति जागरूकता, गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, और विश्लेषण संश्लेषण की योग्यता का विकास करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? उसे हमें चयन करना है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है तो निश्चित मोल भाव करेगी, तो यानी कि गणित का प्रयोग हो रहा है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है तो निश्चित रूप से गणित का प्रयोग हो रहा है। राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यहाँ वो कोई गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। और डी है सुनीता धूप में कपड़े सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, तो निश्चित कह सकते हैं विकल्प सी, जहाँ पर राहुल जो है वो गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है,
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है? भौतिक, मानसिक, व्यावहारिक या फिर आध्यात्मिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्यावहारिक महत्व ही यहाँ पर देखने को मिलता है और इसके लिए विकल्प सी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है? तो अंकगणित शिक्षण का महत्व घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यावहारिक उपयोग हेतु और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए अंकगणित जो होता है तो हम घर के अंदर भी कोई ना कोई वस्तुएं गिनते हैं तो वहाँ पर भी अंकगणित का प्रयोग हो रहा है। घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हम पैसों का लेन देन करते हैं या व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी अंकगणित का महत्व हो रहा है और व्यावहारिक उपयोग में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा उपरोक्त डी सभी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों को एक विषय के समूह के रूप में कैसे संभालना चाहिए? तो एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए? कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार्य के रूप में देकर, या फिर एक क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत रखकर उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर, सी है एक ही कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ समूहीकृत रखकर, और डी है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहीकृत रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हमारा डी वाला विकल्प होगा ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प होगा इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आता है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, बी है गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाए, और सी है विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, और डी है बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि बच्चों के द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जा सके, और डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होगा? तो यहाँ पर क्या आवश्यक इसमें हो सकता है? बच्चों को गणित विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों का सही प्रयोग करने के लिए समझाना, या फिर बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा एक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, इसके बदले में एक और प्रश्न आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो यहाँ पर ये प्रश्न भी हमारा जो है रिपीट हो गया है, जिसमें राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है। तो कोई बात नहीं, आपको 2 प्रश्न और उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, इन प्रश्नों को आप काउंटिंग में ना रखिए। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य का विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि विशिष्टीकरण का उदाहरण कौन सा है? गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृति बनाना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय आकृति बनाना विकल्प सी जो होगा गणितीय कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की भाषा का अंग है। तो गणित की भाषा का अंग कैसा होता है? सूत्र, संख्यांक या संख्यांक, चर, और सी संकेत, और डी है ये सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी गणित की भाषा के अंग के रूप में होते हैं, जिसमें संख्या, संख्यांक, चर, संकेत और सभी शामिल होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आता है, गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग, या भाग तो नहीं दे रखा है, जोड़, घटाव, गुणा और या सभी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं इसके स्वरूप के अंतर्गत संकेत भी आते हैं, और इस प्रकार से जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी भी इसमें शामिल होते हैं। तो डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उपरोक्त सभी। डी विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब आप गणित पेडागोजी के पेपर को हल कर रहे हैं तो वहाँ पर निश्चित उसी विषय के बारे में ज़्यादातर बात की जा रही है, तो आपका विषय भी गणित होगा। और ध्यान रखिएगा कि गणित की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है, अमूर्त
और संगत संरचनाओं का विषय होता है गणित। तो डी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, या फिर डी है उपरोक्त सभी में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गणित का पाठ्यक्रम में इसीलिए महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये सभी विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। तो यहाँ पर विकल्प डी जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब 2 प्रश्न हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे जो थे रिपीट हो गए थे। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्वेश्चन रिपीट करवा दिए हमारे। तो मैं यहाँ पर अगले 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, और डी है ये सभी। तो हम कह सकते हैं कि गणित के माध्यम से यहाँ पर बच्चों में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास, विचार शक्ति सभी पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होगा और इसके लिए हमारा विकल्प डी जो होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित या फिर सामाजिक विज्ञान? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि गणित ही वो विषय है जो अन्य विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो इसके लिए विकल्प सी जो होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गणित पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।